जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल न्यू पेंशन पर हार्दिक स्वागत है। आज 6 अगस्त की यह सुबह देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों, सेवानिवृत्त श्रमिकों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े करोड़ों परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से पेंशन भुगतान, न्यूनतम पेंशन की मांग, उच्च पेंशन के मामलों, 8वें वेतन आयोग, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और ईपीएफओ की नई डिजिटल व्यवस्था को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। अलग अलग मंचों पर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम केवल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा हो रही है और जिनका असर सीधे पेंशन भोगियों तथा कर्मचारियों पर पड़ सकता है। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार की अफवाह फैलाना नहीं, बल्कि उपलब्ध जानकारियों और सामने आए मुद्दों को सरल भाषा में आपके सामने रखना है, ताकि आप पूरे विषय को बेहतर ढंग से समझ सकें। पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में ऐसे पेंशन भोगियों ने अपनी परेशानी साझा की है, जिनका कहना है कि उनके बैंक खातों में निर्धारित समय तक पेंशन की राशि नहीं पहुंची। कई लोगों ने बैंक शाखाओं से संपर्क किया, कई ने ईपीएफओ कार्यालयों में जानकारी लेने का प्रयास किया और अनेक लोगों ने ऑनलाइन शिकायत पोर्टलों का भी सहारा लिया। अलग अलग राज्यों से सामने आए अनुभव एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोगों को समय पर भुगतान मिला, जबकि कुछ लोगों को तकनीकी कारणों से प्रतीक्षा करनी पड़ी। ऐसे मामलों में अक्सर बैंक, ईपीएफओ और तकनीकी प्रक्रिया के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि किसी भी देरी के पीछे एक ही कारण मान लेना उचित नहीं होगा। कई बार बैंक खाते की स्थिति, केवाईसी, आधार लिंकिंग, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, नाम या जन्मतिथि में अंतर जैसी छोटी तकनीकी बातें भी भुगतान को प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए यदि किसी लाभार्थी को भुगतान में देरी का सामना करना पड़ता है, तो सबसे पहले आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेना और आवश्यक दस्तावेजों की जांच कराना सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ईपीएफओ ने पिछले वर्षों में अपनी सेवाओं को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कई नई तकनीकों को अपनाया है। ऑनलाइन पोर्टल, फेस ऑथेंटिकेशन, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली और रिकॉर्ड के केंद्रीकरण जैसे कदम इसी दिशा का हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाना है। लेकिन किसी भी बड़े तकनीकी बदलाव के शुरुआती दौर में कुछ चुनौतियां सामने आना असामान्य नहीं माना जाता। यदि किसी रिकॉर्ड में पुरानी जानकारी है, आधार और बैंक विवरण में अंतर है या दस्तावेजों का सत्यापन लंबित है, तो प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लग सकता है। इसीलिए पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर अपने रिकॉर्ड की जांच करते रहें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। तकनीकी व्यवस्था का उद्देश्य सुविधा देना है और समय के साथ इसमें सुधार भी लगातार किए जाते हैं। इसी बीच ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। वर्षों से विभिन्न पेंशन भोगी संगठन यह मांग करते रहे हैं कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन राशि महंगाई के वर्तमान स्तर के अनुरूप नहीं है और इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। कई संगठनों ने न्यूनतम पेंशन साथ 500 प्रतिमाह करने तथा महंगाई राहत जैसी व्यवस्था जोड़ने की मांग रखी है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार समय समय पर यह कहती रही है कि ऐसे किसी भी निर्णय में वित्तीय प्रभाव, पेंशन फंड की स्थिति और दीर्घकालिक स्थिरता जैसे पहलुओं का भी ध्यान रखना आवश्यक है। यही कारण है कि यह विषय अभी भी नीति स्तर पर चर्चा का हिस्सा बना हुआ है और अंतिम निर्णय संबंधित सरकारी प्रक्रियाओं के बाद ही संभव होता है। कांग्रेस के बाद ही धन्यमान का जारा धारती है। ये प्रक्रियाओं के बाद ही संभव होता है। प्रक्रियाओं का जारा धारत को 29 को
संसद के वर्तमान सत्र में भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा देखने को मिल रही है। विभिन्न सांसदों द्वारा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, ईपीएफओ की कार्यप्रणाली, उच्च पेंशन, 8वें वेतन आयोग और अन्य विषयों पर प्रश्न पूछे गए हैं। सरकार की ओर से दिए गए लिखित और मौखिक उत्तरों के आधार पर यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े विषय लगातार विचार विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं। हालांकि किसी भी प्रस्ताव, मांग या सुझाव को अंतिम सरकारी निर्णय मान लेना सही नहीं होगा। संसद में उठा हर मुद्दा तुरंत नीति में नहीं बदलता। कई मामलों में विस्तृत अध्ययन, वित्तीय मूल्यांकन और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाता है। उच्च पेंशन का विषय भी लाखों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अनेक पात्र कर्मचारियों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किए हैं। कई मामलों में दस्तावेजों की जांच, पुराने रिकॉर्ड का सत्यापन और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण समय लग रहा है। जिन लोगों ने आवेदन किया है उनके लिए यह आवश्यक है कि वे केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचें। यदि किसी आवेदन में कमी है या अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता है तो संबंधित कार्यालय द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसीलिए किसी भी प्रकार की अफवाह पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक पोर्टल और ईपीएफओ कार्यालय से प्राप्त सूचना को ही प्राथमिकता देना सबसे उचित माना जाता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों के बीच लगातार उत्सुकता बनी हुई है। कर्मचारी संगठनों की ओर से वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, भत्तों और पेंशन व्यवस्था को लेकर अलग अलग सुझाव दिए जा रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट का उद्देश्य केवल इतना है कि पेंशन भोगी, कर्मचारी और उनके परिवार किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक जानकारी से बचें और अपने अधिकारों से जुड़ी जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त करें। आने वाले दिनों में यदि पेंशन, उच्च पेंशन, 8वें वेतन आयोग, ईपीएफओ की नई व्यवस्था या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर कोई आधिकारिक निर्णय सामने आता है तो उसके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण भी आपके सामने रखा जाएगा, ताकि हर कर्मचारी और हर पेंशन भोगी सही और संतुलित जानकारी के आधार पर अपनी स्थिति को समझ सके। यह तो इस विस्तृत विशेष रिपोर्ट का पहला भाग था। अगले भाग में ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन की मांग, उच्च पेंशन से जुड़े नए घटनाक्रम, कर्मचारियों की प्रमुख मांगों, ईपीएफओ की प्रक्रियाओं और संसद में उठे महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों के बीच सबसे अधिक चर्चा का विषय बने हुए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कार्यरत अनेक पेंशन भोगी संगठन लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत की तुलना में पर्याप्त नहीं मानी जाती। उनका कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद अधिकांश पेंशन भोगियों की आय का मुख्य स्रोत यही पेंशन होती है और इसी राशि से उन्हें दवाइयों, राशन, बिजली, पानी तथा दैनिक आवश्यकताओं का खर्च पूरा करना पड़ता है। इसी कारण कई संगठन न्यूनतम पेंशन में संशोधन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग करते रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का पक्ष यह रहा है कि किसी भी परिवर्तन से पहले वित्तीय प्रभाव, पेंशन फंड की दीर्घकालिक स्थिति और कानूनी पहलुओं का विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक होता है। यही वजह है कि यह विषय अभी भी नीतिगत विचार विमर्श का हिस्सा बना हुआ है। इसी दौरान उच्च पेंशन का मामला भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जिन कर्मचारियों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किए हैं, उनमें से कई अभी भी अपने मामलों के अंतिम निपटारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से यह जानकारी सामने आई है कि पुराने सेवा रिकॉर्ड, वेतन विवरण,
संयुक्त विकल्प से जुड़े दस्तावेज और अन्य अभिलेखों के सत्यापन में समय लग रहा है। कई मामलों में संबंधित कार्यालय अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज भी मांग रहे हैं। इसीलिए जिन लोगों ने आवेदन किया है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वे समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति आधिकारिक पोर्टल पर देखते रहें और यदि कोई कमी बताई जाती है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा करें। किसी भी अनौपचारिक संदेश या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर निष्कर्ष निकालने से बचना ही बेहतर माना जाता है। इसी बीच कर्मचारी संगठनों की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर भी लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं। विभिन्न संगठन न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ते की संरचना, पेंशन व्यवस्था और अन्य सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रहे हैं। इन सुझावों पर सार्वजनिक चर्चा अवश्य हो रही है, लेकिन यह समझना भी उतना ही आवश्यक है कि किसी संगठन की मांग और सरकार के अंतिम निर्णय में अंतर होता है। अंतिम निर्णय तभी माना जाएगा जब सरकार आधिकारिक अधिसूचना या आदेश जारी करेगी। इसीलिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। ईपीएफओ की डिजिटल सेवाओं को लेकर भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऑनलाइन दावों की प्रक्रिया, फेस ऑथेंटिकेशन, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, शिकायत निवारण प्रणाली और रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण जैसी सुविधाओं का उद्देश्य सेवाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना है। हालांकि कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई तकनीक का उपयोग करना आसान नहीं होता। ऐसे मामलों में परिवार के सदस्य कॉमन सर्विस सेंटर, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक या अधिकृत सहायता केंद्र उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। यदि किसी पेंशन भोगी को लाइफ सर्टिफिकेट, आधार सत्यापन, बैंक विवरण या अन्य तकनीकी प्रक्रिया में कठिनाई आती है तो समय रहते सहायता लेना भविष्य में होने वाली देरी से बचा सकता है। एक और महत्वपूर्ण विषय वेज सीलिंग से जुड़ा हुआ है। समय समय पर कर्मचारी संगठनों द्वारा यह सुझाव दिया जाता रहा है कि ईपीएफ और ईपीएस से संबंधित वेतन सीमा की समीक्षा की जाए ताकि अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके। इस विषय पर भी विभिन्न स्तरों पर चर्चा होती रही है, लेकिन किसी भी संभावित बदलाव को अंतिम तभी माना जाएगा जब संबंधित मंत्रालय द्वारा आधिकारिक निर्णय जारी किया जाएगा। इसलिए इस संबंध में प्रसारित किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करने के बजाय सरकारी अधिसूचनाओं का इंतजार करना अधिक उचित होगा। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, उच्च पेंशन, वेतन आयोग और कर्मचारी हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय इस समय चर्चा के केंद्र में हैं। आने वाले समय में यदि इन विषयों पर कोई आधिकारिक निर्णय, नई अधिसूचना या महत्वपूर्ण अपडेट जारी होता है तो उसका प्रभाव लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पड़ सकता है। इसीलिए सही जानकारी, धैर्य और आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना सबसे महत्वपूर्ण है। इस विशेष रिपोर्ट का अगला भाग और भी विस्तृत होगा, जिसमें पेंशन भोगियों के अधिकार, शिकायत दर्ज कराने की आधिकारिक प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं, संभावित नीतिगत बदलावों और कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े बड़े मुद्दों का विस्तार से विश्लेषण